हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट ग्रेडी। तो बच्चों, माई सेल्फ मिथिलेश कुमार, और आज आप लोगों को मैं जो ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स का मॉडल सेट आया है जैक बोर्ड के द्वारा, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस मॉडल सेट में बच्चों टोटल जो है आपका 40 क्वेश्चन है। हाँ, 40 क्वेश्चंस है, और ये 40 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको 1.5 आवर में करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। तो बच्चों, फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका वो रिलेशन से है, और रिलेशन से जो क्वेश्चन है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी होता है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं? वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है बच्चों, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में एक सेट गिवन है ए, और इसमें जो एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 है, राइट। और जो रिलेशन डिफाइंड है इस सेट में आर, वो कुछ इस प्रकार है 2, 4, 4, 2, 4, 6, 6, 4। और आपके सामने जो ऑप्शन है, पूछा जा रहा है आपसे कि ये रिलेशन किस टाइप का है। फर्स्ट ऑप्शन में है रिफ्लेक्सिव है, सेकेंड ऑप्शन में सिमेट्रिक है, थर्ड ऑप्शन ट्रांजिटिव है, एंड फोर्थ ऑप्शन जो गिवन है नन ऑफ दीज, राइट। तो बच्चों देखो, रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो भी एलिमेंट है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट में जितना भी एलिमेंट है उसका खुद का पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। यानी जैसे रिफ्लेक्सिव कब होता, रिफ्लेक्सिव के लिए कब होता ये रिफ्लेक्सिव कब होता? ये रिफ्लेक्सिव होता बच्चों जब a, बिलोंग्स करता रिलेशन से फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट A। यानी खुद का ऑर्डर पेयर, जितना भी एलिमेंट सेट A में है, अगर खुद का ऑर्डर पेयर रिलेशन में प्रेजेंट है सभी एलिमेंट का, तब हम लोग उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। लेकिन यहां पर आप देखो कि 2 का ऑर्डर पेयर, क्या 2, 2 प्रेजेंट है यहां पर? बिल्कुल नहीं है। 4, 4 है क्या? नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट का छूट जाता है रिफ्लेक्सिव के केस में, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में जो आपका रिफ्लेक्सिव गिवन है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में बच्चों सिमेट्रिक गिवन है कि ये रिलेशन क्या सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है बच्चों, बताओ? सिमेट्रिक के लिए होता है कि अगर ए बी एलिमेंट्स, जो ए बी है एलिमेंट सेट ए का, अगर वो रिलेशन में ए बी रिलेशन में है, ए का बी के साथ रिलेशन है, दिस इंप्लाई दैट बी का ए के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। तो क्या ऐसा प्रेजेंट है यहां पर? देखो बच्चों, 2, 4, 2 का 4, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, और 4 का रिलेशन 2 के साथ है, मतलब उल्टा पुल्टा है। ए बी है तो बी ए भी प्रेजेंट है, 2, 4 है तो 4, 2 भी प्रेजेंट है, 4, 6 है तो 6, 4 भी प्रेजेंट है। यानी इस कंडीशन को, जो सिमेट्रिक वाला कंडीशन है, इसको फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो बच्चों यहां पर गिवन है वो भी रिलेशन का ही है, और इसमें भी क्वेश्चन जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन से है। यानी आपको ध्यान में रखना है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन बढ़िया से कर लेना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन से ये भी क्वेश्चन है। इसमें सेट ए गिवन है कुछ इस प्रकार, ए बी सी, इसमें सेट ए बी सी गिवन है बच्चों। और जो रिलेशन आर गिवन है आपका, वो क्या है यहां पर? ए कोमा बी एंड ए कोमा सी एंड बी कोमा सी, ये रिलेशन आपके पास गिवन है। अगेन पूछा है कि ये रिलेशन आर जो है, क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या नन ऑफ दीज। ओके, तो बच्चों आप देखो, जैसा कि मैंने यहां बताया कि रिफ्लेक्सिव के लिए ये चीज होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए होना चाहिए, और ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? इसका थर्ड ऑप्शन था
ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर ए कोमा बी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है एंड बी कोमा सी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट ए कोमा सी भी रिलेशन आर में होना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ए कोमा बी है और बी कोमा सी है तो ए सी भी रिलेशन आर में होना चाहिए, तो उसको हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। चलो ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। यहां एलिमेंट ए है तो क्या ए प्रेजेंट है? बिल्कुल है, सही है। ठीक है, क्या बी भी प्रेजेंट है इसमें? बी कोमा बी प्रेजेंट है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यानी जो फर्स्ट ऑप्शन आपका रिफ्लेक्सिव है वो गलत हो गया। रिफ्लेक्सिव गलत क्यों हुआ? देखो फर्स्ट ऑप्शन आपका रिफ्लेक्सिव दिया हुआ है और मैं आपको बता दूं कि रिफ्लेक्सिव क्यों गलत हुआ, क्योंकि बी कोमा बी और सी कोमा सी रिलेशन आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, जबकि यहां जितना भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट रिलेशन में रहना चाहिए। सभी का ऑर्डर पेयर खुद के साथ रिलेशन में रहेगा तब वो रिफ्लेक्सिव होगा। यानी ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी अगर इसमें प्रेजेंट रहता तो वो रिफ्लेक्सिव होता। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों ट्रांजिटिव। सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका? ट्रांजिटिव है। बोला क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो चलो देखें बच्चों ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अच्छा बताओ, ए कोमा ए और ए कोमा ए का उल्टा क्या होगा? देखो इसमें सिमेट्री में क्या है कि उल्टा पुल्टा प्रेजेंट होना चाहिए। यानी ए भी है तो बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए, उल्टा पुल्टा प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब ए बी का इमेज भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो ए बी का इमेज क्या होगा? बी ए। तो बताओ ए का इमेज क्या होगा? ए यानी ए का उल्टा क्या होगा? ए होगा, मतलब चलो ये ठीक है। अच्छा ए बी है यानी यहाँ क्या है? इनपुट ये है, आउटपुट बी है। अब इस आउटपुट का अगर इस आउटपुट को इनपुट बना दें बी सी, देखो ये बी से खत्म हुआ और बी से यहां स्टार्ट है, यानी ए बी बी सी, तो क्या ए सी प्रेजेंट है क्या? देखो ए सी भी प्रेजेंट है। इसमें सेकेंड ऑप्शन था आपका सिमेट्रिक था सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, चलो ये इसका सेकेंड ऑप्शन जो था बच्चों वो सिमेट्रिक था और इसका थर्ड ऑप्शन है ट्रांजिटिव। तो यहां पर हम लोग को एक चीज पता चल रहा है कि ए कोमा बी, बी कोमा सी, यानी ए बी बी सी प्रेजेंट है, तो हमें दिख रहा है कि ए सी भी प्रेजेंट है। देखो ए सी भी प्रेजेंट है, तो ऐसा कौन है? ट्रांजिटिव। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? सेकंड का जो आंसर होगा वो सी होगा, ट्रांजिटिव। फर्स्ट का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, सिमेट्रिक। राइट, तो आप लोगों को ये रिलेशन से क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आपका फंक्शन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका फंक्शन से है और थर्ड क्वेश्चन में बच्चों देखो क्या गिवन है कि एक फंक्शन है f जो डिफाइन है n to n और fx इक्वल टू जो फंक्शन है वो 2x दिया हुआ है। पूछा जा रहा है आपसे कि ये 1 1 है, फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया है, चलो ऑप्शन में लिख देता हूं आपके लिए। देखो फर्स्ट ऑप्शन में है 1 1, क्या ये फंक्शन 1 1 बट नॉट ऑन टू, मतलब क्या ये फंक्शन केवल 1 1 है। सेकेंड ऑप्शन में है 1 1 ऑन टू, मतलब दोनों है, 1 1 ऑन टू भी है। थर्ड ऑप्शन दिया है ऑन टू बट नॉट 1 1, मतलब ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है। डी में दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम है, देखो बच्चों ये जो होता है यहां पर अगर कोई फंक्शन ए से बी डिफाइंड है तो इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, और ये जो होता है आपका वो कोडोमेन होता है। ठीक है, ये आपका कोडोमेन होता है। राइट, और आप लोग को मैं सिखाया था, या तो जो बच्चे नहीं जानते हैं, कि अगर भैया डोमेन है ना, अगर नेचुरल नंबर हो डोमेन, तो वैसे केस में अगर आपको 1 1 ऑन टू चेक करना है तो आप मैपिंग मेथड से यानी एरो डायग्राम मेथड से चेक कर लो। जैसे देखो ये आपका सेट n है जो डोमेन है, और ये सेट आपका
n है जो कोडोमेन है और फंक्शन n टू n डिफाइंड है, यानी y इक्वल टू, ऐसे बोल सकते हैं y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू 2x है, fx इक्वल टू 2x मतलब y इक्वल टू 2x है। तो बच्चों आप देखो ये सेट n मतलब नेचुरल नंबर लेना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वगैरह जो भी है, एंड डैश डैश का मतलब एंड सो ऑन। यहाँ भी नेचुरल नंबर है कोडोमेन में भी, तो ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, इस तरह से जाएगा। अब ये देखो y इक्वल टू 2x, आप लोगों को पता है कि इनपुट यहां से लेते हैं, डोमेन का मतलब होता है इनपुट, यानी x का वैल्यू अगर आप 1 रखोगे, सोचो अगर x के जगह पर 1 रखते हो, ठीक है, इस x के जगह पर 1 रखो, अगर x बराबर 1 रखो तो y बराबर क्या आएगा, 2 इंटू 1 2 आएगा, यानी 1 का मैपिंग 2 के साथ होगा, राइट। अगर x के जगह आप 2 रखते हो, x के जगह क्या रखते हो 2, तो 2 2 जा 4 मतलब 2 का मैपिंग 4 के साथ होगा, 3 का मैपिंग 3 2 जा 6, ये 6 जाएगा, 4 2 जा 8, ये 8 जाएगा, 5 2 जा 10, ये 10 जाएगा। चलो यहीं से हमें पता चल जा रहा है 1 1 के लिए क्या होता है, 1 1 के लिए एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए, यानी डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट आउटपुट आ रहा है क्या, अगर डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट आउटपुट आ रहा है तो वैसे फंक्शन को 1 1 बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट आउटपुट है, तो ये फंक्शन 1 1 है, करेक्ट। अच्छा ऑन टू के लिए क्या होता है, कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है कि जब आपका रेंज को डोमेन के इक्वल आ जाए, रेंज को डोमेन के इक्वल हो जाए बच्चों। तो यहां पर जैसे कि देख रहे हो कि जो रेंज आपका मिल रहा है वो रेंज कुछ इस प्रकार मिल रहा है, रेंज का मतलब आउटपुट, जैसे आउटपुट क्या मिल रहा है 2 4 6, रेंज आपका 2 4 6 8 10 ऐसा मिल रहा है, जबकि आपका कोडोमेन पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है, मतलब ये नेचुरल नंबर के बराबर नहीं है। नेचुरल नंबर के बराबर है क्या, जो आपका कोडोमेन है, कोडोमेन क्या है आपका नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है आपका वो ऑन टू नहीं है, लेकिन 1 1 है, डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट आउटपुट मिला है, डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट आउटपुट मिला है, तो फंक्शन 1 1 है, लेकिन ऑन टू नहीं है क्योंकि रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं आया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 1 1 बट नॉट ऑन टू, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 4, अगेन बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका फंक्शन से है, बहुत अच्छा है। देखो अगर आपको ना थोड़ा सा ग्राफ पता है तो ऐसे क्वेश्चन को तुरंत कर लोगे। पूछ रहा है फिर से ये फंक्शन क्या केवल 1 1 है, ऑन टू है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, बोथ 1 1 एंड ऑन टू। क्या ये फंक्शन जो है R से R डिफाइंड है, तो आप लोग को मालूम है बच्चों कि इस फंक्शन का जो ग्राफ होता है x एक्सिस y एक्सिस, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है, ये मॉड x का ग्राफ हो गया है ना, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। 1 1 चेक करने के लिए अगर आप कोई हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हो, अगर कोई हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, अगर बच्चों कोई आप हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हो, अगर वो हॉरिजेंटल लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वो फंक्शन 1 1 होगा, ठीक है। अगर कोई हॉरिजेंटल लाइन फंक्शन के ग्राफ को अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वो फंक्शन 1 1 होगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर बच्चों आप एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर देते हो तो इस फंक्शन के ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर दे रहा है, मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, ये फंक्शन तो 1 1 है ही नहीं, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये फंक्शन हो गया मैनी 1, ये फंक्शन क्या हो गया मैनी 1, ठीक है। अब बात रही ऑन टू। देखो बच्चों ऑन टू के लिए रेंज, ग्राफ से आप लोग रेंज देखने जानते हो, देखो ग्राफ जो है ना केवल पॉजिटिव वाई एक्सिस में गया है, इसका मतलब इसका जो रेंज है मोड एक्स का, वैसे भी रेंज तुम लोग को पता है 0 से कहां होता है इन्फिनिटी, लेकिन यहां जो कोडोमेन दिया है
लेकिन कोडोमेन जो दिया है बच्चों वो कोडोमेन आपका आर है। आर का मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है कोडोमेन, तो रेंज कोडोमेन के बराबर है ही नहीं। तो ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है, तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट वो सी ऑप्शन होगा, नाइदर 1 1 नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। इसका सी ऑप्शन होगा, ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है। ठीक है, अच्छा 1 1 चेक करने का एक और तरीका होता है। यहां पर देखो ये फंक्शन जो है, चलो 1 1 चेक करने का एक और तरीका दिखा देता हूं। एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स है, रियल नंबर लेना है इनपुट। अगर आप देखो x बराबर 1 लेते हो तो f1 बराबर मोड ऑफ 1 दैट इज 1 आता है। x इक्वल टू अगर -1 लेते हो तो f ऑफ -1 यानी मोड ऑफ -1 बराबर भी कितना आता है, 1 आता है। यानी दो डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ गया, तो ये 1 1 नहीं होगा। 1 1 के लिए क्या होता है कि डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट होना चाहिए, लेकिन यहां पर देखो डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट है, मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी फंक्शन से है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों वो भी फंक्शन से है। फंक्शन f जो डिफाइंड है r से r डिफाइंड है, और एफ एक्स इक्वल टू गिवन है 2x + 7। आपसे पूछा जा रहा है f इनवर्स x। ठीक है, कि f इनवर्स x क्या होगा। तो बच्चों इनवर्स निकालने के लिए आप जानते हो कि जब डोमेन फंक्शन का r होता है, तो जब भी किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एफ एक्स को y मान लेते हैं। एफ एक्स को क्या मानते हैं, y। तो एफ एक्स बराबर y लेट किया, बताओ एफ एक्स के जगह पर 2x + 7 लिखेंगे तो 2x + 7 बराबर y, 2x बराबर y - 7, x बराबर y - 7/2। ये 2 मल्टीप्लाई में वो कहां चला गया, डिवाइड में। यानी जब भी हमारा डोमेन r हो और उस टाइम फंक्शन का इनवर्स निकालना हो तो एफ एक्स को y मानो, उसको सॉल्व करके आप x निकालो इन टर्म्स ऑफ y, और फाइनली क्या करो, x को रिप्लेस कर दो f इनवर्स x से और y को रिप्लेस कर दो x से। ये आपका इनवर्स हो गया। तो चलो देखें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। तो बच्चों x - 7/2 क्या आया है, x - 7/2, एंड दिस इज द आंसर। ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। कौन सा ऑप्शन है, डी। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, राइट। चलो ये भी हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो बच्चों ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और इसमें क्या है, cos इनवर्स √3/2 प्लस cos इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू क्या होगा। cos इनवर्स √3/2 प्लस cos इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू क्या होगा। अब बच्चों बताओ, cos इनवर्स है √3/2, cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है, √3/2, cos 30 डिग्री का होता है कि नहीं। तो यहां पर लिख सकते हो cos π/6 प्लस cos इनवर्स, cos कितना का वैल्यू होता है 1/2, कितना एंगल का, π/3 का बच्चों, 60 डिग्री का। अब आप लोग को पता है cos इनवर्स cos π/6, cos इनवर्स ऑफ कोर्स क्या होगा, अगर उसके रेंज में है तो ये रेंज में होना चाहिए, जो एंगल है ना वो cos इनवर्स के रेंज में होना चाहिए। तो cos इनवर्स के रेंज में है तो π/6 प्लस cos इनवर्स cos क्या आ जाएगा, π/3। बच्चों 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री ऐड करोगे तो 90 डिग्री यानी π/2 आएगा। तो π/2 कौन सा ऑप्शन में है आपका, 6 का। तो इसका भी आंसर हो गया बच्चों डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी में देखो आप π/2 है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लो बच्चों आगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। इसमें है बच्चों क्वेश्चन दिया है sin tan इनवर्स -√3 प्लस cos इनवर्स -√3/2, राइट। देखो बच्चों इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछा, ये किसके इक्वल टू होगा। तो बच्चों देखो sin tan इनवर्स के अंदर अगर माइनस है ना बच्चों तो उसको आप बाहर कर लो, tan इनवर्स √3, ठीक है। cos इनवर्स के अगर अंदर माइनस है ना
कॉस इनवर्स के अगर अंदर माइनस है तो बच्चों इसको लिखते हैं हम लोग पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 यानी पाई माइनस थीटा। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा को लिखा जाता है बच्चों पाई माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब बच्चों बताओ, देखो कैसे सॉल्व हो जाएगा साइन। अब बताओ tan का वैल्यू √3 कब होता है, कितना एंगल पे tan का वैल्यू √3 होता है? 60 डिग्री पे। 60 मतलब π/3, तो ये π/3 हो गया। तो tan इनवर्स ऑफ √3 क्या हुआ? π/3 प्लस पाई माइनस कॉस कितना का वैल्यू √3/2 होता है? कॉस के कितने एंगल का वैल्यू √3/2 होता है? कितना का होता है बोलो? √3/2 सोचो, मैं अभी बता दे रहा हूं 30 डिग्री का, तो 30 मतलब π/6। अब बच्चों देखो ये -π/3 माइनस π/6, चलो ये प्लस पाई है और ये माइनस π/3 और π/6 कितना हो जाएगा ऐड करके? π/2 हो गया। इन दोनों को आप ऐड करोगे π/2 आएगा, माइनस माइनस साइन है। और पाई माइनस π/2 कितना होता है बच्चों? π/2 होता है। तो साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो इसका आंसर 1 आया है। देखो कौन सा ऑप्शन में 1 है दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन। यानी 7 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन ये होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 8 नंबर। 8 नंबर भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छोटा सा चैप्टर है, लेकिन उससे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और एक 8 नंबर भी देख रहे हैं, 9 नंबर भी देख रहे हैं, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा ऑब्जेक्टिव में। तो इसलिए इसको बढ़िया से आप लोग रिवीजन कर लेना। 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। पूछ रहा है कि ये किसके इक्वल होगा? चलो इसका ऑप्शन में लिख देता हूं। x बिलोंग्स टू है बच्चों 0 से 1 इज इक्वल टू, ये पूछा जा रहा है किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू, जैसे ऑप्शन दे रखा है आपका साइन इनवर्स √x, बी ऑप्शन दिया है 2 कॉस इनवर्स √x, और सी ऑप्शन दिया है बच्चों tan इनवर्स √x, और डी ऑप्शन दिया है बच्चों 2 tan इनवर्स √x। आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो चलो बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, साइन इनवर्स साइन में बदल देते हैं, या तो tan इनवर्स में बदलो या तो किस में बदल दो? 2 tan इनवर्स में। तो ये कॉस इनवर्स में है, तो क्या ये कॉस इनवर्स बराबर इतना होगा? 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे कितना है? 1 प्लस एक्स है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, देखें क्या होगा। देखो तुम लोग को मालूम है कि एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर, क्या होता है? क्या होता है बच्चों? 1 माइनस tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं x के जगह tan स्क्वायर थीटा पुट कर दूं, x के जगह क्या पुट कर दूं? tan स्क्वायर थीटा, तो देखो ये क्या हो जाएगा? 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है बच्चों cos 2 थीटा, ठीक है। तो cos इनवर्स ऑफ cos थीटा ये खत्म हो गया, तो 1/2 इंटू 2 थीटा आया, 2 से 2 कट गया बच्चों, ये थीटा आ गया। और यहां से बच्चों देखो x बराबर tan स्क्वायर थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा? √x होगा, स्क्वायर इधर चला जाएगा, √x होगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? tan इनवर्स x। तो यहां से देखो थीटा की जगह tan इनवर्स x रख दो, tan इनवर्स √x रख दो, तो हमारा आंसर कौन सा आ गया? C आ गया। क्या किया ध्यान से देखो, हम लोगों को एक चीज मालूम है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है। हम लोग को चाहिए क्या था कि cos इनवर्स बाहर है तो अंदर भी मैं cos बनाऊं। तो जैसे मैं सोचा कि अंदर cos बनाएंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया, जो किसके इक्वल होता है? cos 2 थीटा के इक्वल होता है। इसलिए हमने पुट किया x के जगह पर tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है आपका
cos 2 थीटा। तो ये कोई बढ़िया क्वेश्चन था जिसका आंसर क्या है बच्चों, सी है, tan इनवर्स रूट x। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 8 था जो इनवर्स से था। क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है ना वो ITF से, मतलब 4 नंबर 4 मार्क्स 4 क्वेश्चन इससे दे रहा है। आई थिंक हर एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर 1 मार्क्स का है, ठीक है, तो 1 मार्क्स का है तो टाइम इसमें ज़्यादा लग गया। चलो 9, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 पूछ रहा है ये किसके इक्वल होगा। तो आप लोग बच्चों जानते हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो वैल्यू फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है जब x इंटू वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 हो। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका प्रोडक्ट जब निकालोगे तो वो लेस देन 1 ही आएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिख लें, tan इनवर्स फार्मूला लगा दीजिए 1/4 प्लस 2/9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9। ऊपर बच्चों जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एलसीएम 4 9 36, तो 9 प्लस 8 आएगा और 9 चौक 36, 36 में 2 चला जाएगा बच्चों 34 आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, tan इनवर्स बताओ 9 8 17 बटे 34, 17 दूना 34 हो जाता है। तो ये tan इनवर्स 1/2 आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। ये कौन सा ऑप्शन में आया, पहला ऑप्शन इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला लगा लेना, हो जाएगा बच्चों। देख लो क्वेश्चन नंबर ये 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है 10 11 12 जो है आपका, ये 3 क्वेश्चन मैट्रिसेस से है, ये 3 क्वेश्चन मैट्रिसेस से है। आगे नेक्स्ट 3 क्वेश्चन मैट्रिसेस से है। देखो चलो बच्चों, अब मैट्रिसेस वाला क्वेश्चन कुछ फास्ट करने का कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 10 में दिखा लिया है कि 2 इंटू एक्स 5 7 y माइनस 3 एक मैट्रिक्स ये दिया है, प्लस 3 4 1 2 इक्वल टू 7 14 15 14, राइट। ये इक्वेशन दिया है, मैट्रिक्स इक्वेशन दिया है, एक बार मैच करा लो। 2x 5 7y माइनस 3 3 4 1 2 7 14 15 और 14 7 14 15 14। आपसे पूछा गया है x और y का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों देखो इसको सॉल्व करना है जल्दी, तो एक काम करो, हम लोग को 2 इक्वेशन चाहिए। तो देखो यहाँ 2 इंटू एक्स 2x हुआ, क्या होगा बच्चों, यहाँ और यहाँ जो ऐड करेंगे वो किसके बराबर होगा, इस 7 के बराबर होगा। तो 2x प्लस 3 बराबर किसके, 7 के। 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 7 यानी 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। देखें कौन सा ऑप्शन में x बराबर 2 है, मतलब पहले जैसे क्वेश्चन में लिखा है ना फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y, मतलब जो ऑप्शन में दिया है पहले 2 किस में लिखा है। तो जो मैं ऑप्शन दिखा रहा हूं बच्चों आगे सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कुछ तरीके भी अपनाओ कि जल्दी टाइम बचे। देखो x बराबर 2 यानी जो पहले 2 लिखा है वो पहला ही ऑप्शन में है आपका केवल, तो ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। x बराबर आपका 2 आ चुका है तो आप ये ऑप्शन लगा सकते हो, ठीक है। आप चाहो y निकालना है तो क्या होगा, y कहां से निकलेगा, ये वाला इसके साथ ऐड कर दो और वो इसके बराबर हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है ना। तो देखो कैलकुलेट करके तो मैं बता देता हूं, ऑप्शन तो बता दिए कि 2 इंटू वाई माइनस 6 प्लस 2 बराबर 14, कितना हो गया 2y इक्वल टू 18, y इक्वल टू 9 आ गया। देखो ठीक है, चला आगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, ये भी आपका मैट्रिक्स है, लो मैट्रिक्स है लेकिन मल्टीप्लाई करना है, ये भी पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं जो अपना मैट्रिक्स ये है 1 3 2 1 है, राइट, और इनटू मैट्रिक्स बी जो है 4 माइनस 1 है। तो चलो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स करो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। तो बताओ 1 इंटू 4 4 प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। अब सेकेंड रो जाएगा 2 इंटू 4 8 माइनस 1, तो ये आ गया बच्चों 1 7। देखिए कौन सा ऑप्शन है 1 7, 1 7 जो ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, तो इसका आंसर बी। वेरी सिंपल क्वेश्चन दिया है मैट्रिक्स से। अब 12 नंबर बच्चों पूछा है इसका एडजॉइंट क्या होगा, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, 1 2 3 4।
इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स पूछ रहा है बच्चों कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा। चलो मैं पहले सॉल्व कर देता हूं, फिर इसका 2x2 मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने का, एडजॉइंट निकालने का मैं ट्रिक बता दूंगा आपको। तो पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एडजॉइंट निकालने के लिए सभी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालते हैं, सभी एलिमेंट्स का। जैसे इसका कोफैक्टर निकालोगे A11, ठीक है, तो A11 का कोफैक्टर क्या होगा, 4 होगा। A12 मतलब इसका कोफैक्टर क्या होगा, 1 और 2 है, और यहाँ ऑड नंबर है तो ये माइनस में होता है, ठीक है, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, इस 2 एलिमेंट का, इसको हटा दोगे तो ये 3 आएगा, -3। उसके बाद बच्चों A21 मतलब इसका निकालेंगे तो 2 + 1, ये भी ऑड नंबर आ रहा है मतलब माइनस, इसको ऐड करके ना ऑड नंबर आया तो माइनस लिखना, तो आपको ये मालूम है। तो ये खत्म हो गया तो कितना आया, 2। A22 क्या हो जाएगा बच्चों, A22 हो जाएगा, मतलब इस 4 का क्या होगा, 4 का अगर ये रो, ये कॉलम और ये रो हटा दो, ये कॉलम और ये रो को 4 का निकालना है, तो ये कॉलम और ये रो हटेगा तो क्या आएगा, 1। तो यहां से कोफैक्टर मैट्रिक्स जो लिखा जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो लिखेंगे वो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, इस प्रकार से A11, A12, A21 और A22 होता है, ठीक है। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया आपका, कितना आया देखो, 4 - 3 और फिर क्या, -2 1, ये चीज आया। अब एडजॉइंट क्या होता है बच्चों, एडजॉइंट जो होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, यानी इसका ट्रांसपोज ले लो, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सीटी का ट्रांसपोज, इसको मान लिया सी तो सीटी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या हो गया, 4 - 3, जो रो है वो कॉलम में बदला, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदल जाएगा, ये चीज। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है ये, 4 - 2 -3 1, दैट इज सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलो बच्चों मैं शॉर्ट ट्रिक इसका बता देता हूं। अगर मान लो किसी 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपको निकालना है तो आप क्या करो, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है आपको, ये देखो ABCD है, आप क्या करो कि इसको आप इंटरचेंज कर दो, डायगोनली इंटरचेंज करो, तो D A हुआ, इधर B C हुआ, लेकिन इसमें माइनस लगा दो, इसमें माइनस के साथ इंटरचेंज कर दो, आंसर देख सकते हो आप, 4 1 1 4 है तो 4 1 हुआ, और ये 3 वहां चला गया, ये 2 यहाँ आ गया, और माइनस के साथ, ठीक है। चलो तो इसका ऑप्शन तो आपका कौन सा आ गया, सी आ गया। 13 नंबर क्वेश्चन जो दिया है बच्चों, बोला है कि अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तब क्या रिलेशन होगा। लो भाई कोलिनियरिटी का आ गया, तो आप लोगों 3D पढ़ा होगा, फैक्टर इन 3D, तो ये क्वेश्चन वहां से है। बोला है कि ये जो पॉइंट्स है A,0, 0, B और 1,1, ये पॉइंट्स जो है कोलिनियर है। ये पॉइंट्स कैसा है बच्चों, कोलिनियर है, ठीक है। अगर ये पॉइंट कोलिनियर है, सोचो ये 2D से भी सॉल्व कर सकता है, 11th क्लास में पढ़ा था ना 2D, कोलिनियर होता है तो एरिया क्या होता है बच्चों, 0 होता है कि नहीं, एरिया क्या होता है 0। तो ये आप डिटरमिनेंट से इसको ले सकते हो, जैसे A 0 0 B 1 1 1 1 1 बराबर कितना 0। याद करो पढ़ा था कि अगर 3 पॉइंट्स 2D में कोलिनियर होता है तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 और ये 1 1 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो बस इसको सॉल्व करना है बच्चों। देखो ये कॉमन लिया आपने तो b -1 डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता होगा, ये 0 हो गया, फिर प्लस अगर ये 1 कॉमन लिया तो ये हटा तो 1 इंटू 0 0 माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0। तो ये ए बी माइनस ए और ये माइनस बी बराबर 0, तो a प्लस बी बराबर ए बी से दोनों साइड डिवाइड कर दोगे, डिवाइडिंग बाय ए बी से डिवाइड कर दो तो ये a बाई ए बी प्लस बी बाई ए बी बराबर ए बी बटे ए बी, है ना। a से a कट गया, यहाँ b से b कट गया, तो 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए बराबर 1 आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन में है बच्चों, दिस इज द अगेन सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा आंसर करेक्ट होगा, सी नंबर। चलो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर
14 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, कंटिन्यूटी से क्वेश्चन है, ठीक है। गिवन फंक्शन f(x) = mod x - 2 इज ए कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट, बोला है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल कहां नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन गिवन है, बोला है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट, कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ओहो, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टिक लगाने वाला। बच्चों आप लोग को मालूम है कि f(x) = अगर मॉडुलस फंक्शन रहता है mod x प्लस या x माइनस a, तो आप ध्यान रखो हमेशा कि मोड के अंदर जहां पर जीरो हो जाता है, मोड के अंदर वाला फंक्शन x के जिस वैल्यू पे जीरो हो जाता है, अगर ये लीनियर है तो यहाँ लीनियर है तो वहां पर वो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। यानी अगर इस फंक्शन को हम जीरो के बराबर करें अंदर वाले को, तो x बराबर ये आएगा, तो x बराबर ये पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। तो देखो x - 2 को जीरो करो तो x बराबर 2 आता है, यानी 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। आपको पता है इसका ग्राफ जो बनेगा y = mod x - 2 का, उसका ग्राफ ये बनेगा, इस तरह भी शेप बनता है, ये 2 पे, यहाँ देखो 2 पे ये भी शेप बनेगा, x बराबर 2, क्रिटिकल पॉइंट 2 आया ना, तो 2 पे यहाँ भी शेप बन जाएगा। और 2 पे देखो x बराबर 2 पे ग्राफ जो है ना कॉर्नर बना रहा है, और हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोग पढ़े होंगे कि जहां पर फंक्शन का ग्राफ अगर ये किंक बनाता है, कॉर्नर बन जाता है, वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इसका ग्राफ जो है 2 पे किंक बना रहा है, किंक बना रहा है, कॉर्नर बन जा रहा है, एकदम डायरेक्ट, एकदम तुरंत मुड़ जा रहा है, शार्पली मुड़ जाता है। जहां पर ग्राफ इस तरह शार्पली मुड़ जाए वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो x = 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 था आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 15, चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन आसान है, sin क्यूब x दिया है, आपसे पूछ रहा है dy/dx क्या होगा। तो बच्चों देखो dy/dx ये पावर का डिफरेंशिएशन, ये पावर नीचे आएगा तो 3sin² x, और sin x का क्या हो जाएगा बच्चों? cos x। चलो देखें ऑप्शन कहाँ है, ऐसा दिया हुआ है क्या? 3sin² x cos x, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। अगेन आंसर सी हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, y = दिया है cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x², और x का वैल्यू 0 से लेकर के 1 दिया है। पूछा है dy/dx, यानी फिर से आपसे डेरिवेटिव पूछ लिया है। ठीक है, तो डेरिवेटिव इसका dy/dx क्या होगा? देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन पुट कर लो, आप पुट करो x के जगह tan थीटा। ठीक है, तो यहां से बच्चों थीटा बराबर क्या आएगा? tan इनवर्स x। तो y = cos इनवर्स 1 - x के जगह tan थीटा रखा है, तो tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा, तो cos इनवर्स ये बन गया बच्चों cos 2 थीटा। क्या बन गया? 1 - tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा होता है cos 2 थीटा। अब यहां से देखो बच्चों ये कंडीशन क्यों दिया रहता है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि ये कंडीशन गिवन क्यों रहता है। ठीक है, ये कंडीशन क्यों गिवन है, देखो x का जो वैल्यू है बच्चों वो कहां से कहां चला गया? 0 से 1 दिया है x का वैल्यू, यानी tan थीटा का वैल्यू जो है tan थीटा, x की जगह tan थीटा रखा ना, तो tan थीटा 0 से 1, tan थीटा 0 से कहां तक? 1 तक। तो अगर मैं यहाँ थीटा निकालूं तो थीटा क्या होगा? π/4, और इधर क्या? 0 से π/4। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 0 और ये π/2 हो गया। ठीक है, यानी 2 थीटा 0 से π/2 है। तो अगर cos इनवर्स का रेंज आप लोग को पता है 0 से π रहता है, 0 से कहाँ होता है? π, तो क्या ये अपने रेंज में है 2 थीटा? 0 से π के बीच में है ये? हाँ, 0 से π/2 में है, तो सही है, मतलब ये डायरेक्ट 2 थीटा बाहर हो जाएगा। तो y = 2 थीटा का वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x हुआ,
अब यहाँ से तुम dy बाई डी एक्स यानी डिफ्रेंशिएट करो। अब पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, फिर डिफ्रेंशिएट करो। तो 2 तो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, वो तो वैसे रहेगा, टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर ए है। गलती से बी मत लगा देना, वहां भी है -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहोगे सर वैसा भी आंसर आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, ये डिपेंड करता है ये इनपुट के ऊपर। ठीक है, चलो बच्चों यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। तो देखो इस डिफरेंशिएशन में आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज आ गया शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में भी डिफरेंशिएशन का है बच्चों। x प्लस 2y बराबर 10x दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है dy बाय dx क्या होगा। क्या पूछा गया है कि dy बाय dx क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा, सॉल्व करते हैं इसको। x का डेरिवेटिव 1, 2 y का dy बाय dx बराबर 10 का क्या होता है sec स्क्वायर x। तो 2 dy बाय dx बराबर sec स्क्वायर x माइनस 1, dy बाई dx बराबर sec स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। चलो देखें ऐसा ऑप्शन है या कुछ और है। अच्छा डायरेक्ट ये भी ऑप्शन दिया है sec स्क्वायर x माइनस 1 बाय 2। अरे आप लोग को पता है क्या sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x बराबर 1 होता है। तो sec स्क्वायर x माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर x भी होता है। तो इसको हम लोग बच्चों sec स्क्वायर x माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, 10 स्क्वायर x भी लिख सकते हो और बटे कितना 2। तो dy बाई dx देखो क्या किया, x का डेरिवेटिव 1, 2y का 2 इंटू dy बाई dx, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x। तो 2 dy बाई dx क्या हो गया sec स्क्वायर x माइनस 1, dy बाई dx 2 ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर दो ऑप्शन सही हो रहा है, सी और डी भी ऑप्शन सही है। लो तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन भी। देखो ये आपका सी ऑप्शन में दिया है और sec स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 ये डी ऑप्शन में दिया है। तो इसका दोनों आंसर सही हो गया, ठीक है। चलो आगे चलें, 17 नंबर आपको भी लगाओगे सही मार्क्स मिलेगा आपको। ऐसे सिचुएशन रहा तो अब समझ, ये मत समझना यही क्वेश्चन आएंगे। कितना तक कर लिया, 17 तक कर लिया बच्चों। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखो। 18 नंबर में x इंटू वाई दिया है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब ये फंक्शन है। आपसे अगेन पूछ रहा है dy बाई dx क्या होगा। चलें सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें बच्चों। तो x इंटू वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये क्वेश्चन में गिवन है, हमें dy बाई dx पूछ रहा है। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x कॉमन रहा, y का dy बाई dx प्लस y, और अब x का डिफरेंशिएशन 1, x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस y क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर और y का dy बाई dx, ठीक है। हम लोग को dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx वाले टर्म को एक साइड ले आओ। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये प्लस y है, इधर जाएगा बच्चों माइनस y। तो यहाँ से देखो बच्चों dy बाई dx कॉमन आ गया, तो क्या हुआ x माइनस 3y स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर माइनस y। तो dy बाई dx बराबर क्या हो गया बच्चों 3x स्क्वायर माइनस y बटे x माइनस 3y स्क्वायर। चलो देखें कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का 3x स्क्वायर माइनस वाई बटे x माइनस 3y स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया बच्चों। चलें आगे, 18 नंबर समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग 19 की तरफ। देखो बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा है बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट
टू द कर्व, एक कर्व दिया एक्स वाई बराबर 6, पूछा है कि स्लोप क्या होगा टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा एट 1,6 पे। अच्छा, अगर कर्व दिया रहता है तो dy बाई डी एक्स निकालते हो ना, dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। आपको पता है dy बाई डी एक्स एट x1, y1 ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है बच्चों, कहां पर, x1 y1 पे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो चलो बच्चों इसको डिफरेंशिएट करें, x कॉमन dy बाय डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल, x इंटू वाई है तो y और x का डेरिवेटिव 1, 6 कांस्टेंट है इसका 0, तो x dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का y, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बटे x। तो स्लोप पूछ रहा है कौन सा पॉइंट पे, एट 1,6 पे, तो 1,6 पे y के जगह 6 रखो बच्चों और x के जगह 1 रखो, तो -6 आया। चलो देखें कौन सा ऑप्शन में -6 दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट। आगे बढ़े, चलो बच्चों एकदम आराम आराम से देखते चलो। अगर आप किसी को स्पीड लगता है ना, तो जो वीडियो अपलोडेड है वहाँ यूट्यूब में दिया रहता ऑप्शन, आप उसको स्लो करके देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी पूछ रहा है बच्चों, अगेन देखो स्लोप पूछा है लेकिन नॉर्मल का पूछा है भैया। कर्व का इक्वेशन ये दिया है, कर्व दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो पूछा जा रहा है स्लोप ऑफ नॉर्मल। लो, स्लोप ऑफ नॉर्मल कहां पर, एट x इक्वल टू 1 पे क्या होगा। हाँ, तो ये बात पता है ना भाई कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो -1 बटे स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। तो चलें बढ़े आगे, तो dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स होता है 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1, dy बाई डी एक्स कहाँ पर, x इक्वल टू 1 पे, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना आया भैया 1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 बटे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना 1, तो ये आ गया -1। -1 कौन सा ऑप्शन है, 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ये। लो, इसका भी आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया, ठीक बात ये है। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब 21, अब आपका इंटीग्रेशन शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 इंटीग्रेशन का है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 भी इंटीग्रेशन का है। लो, कितना क्वेश्चन, 21 से लेकर के 25 तक 5 क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, मतलब 5 नंबर यहाँ से इंटीग्रेशन भी आपको अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन सबसे खास बात तो वो था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, छोटा सा पार्ट 4 क्वेश्चन, छोटा सा पार्ट 4 क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है ना। चलो इंटीग्रेशन 21 नंबर देखो भैया, dx बटे, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डिक्टो। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ नीचे 1 ही है, देखो नीचे एक ही टर्म है, तो इसको क्या करो जानते हो, कुछ ऊपर नहीं दिखाई दे रहा ना, ऊपर लिख सकते हो 1 की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या भैया यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब इसको ना सेपरेट कर दो, सेपरेट करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब मैं यहाँ आपको इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका मॉडल सेट आया उसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। अगर आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है एकदम मज़ेदार तरीके से तो आपको फिर ज्वाइन करना पड़ेगा हमारी क्लास ना। तो बताओ, साइन स्क्वायर एक्स कटा, कॉस स्क्वायर एक्स कटा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बच्चों टोटल 21 से 22 फॉर्म होता है। अगर आप उसको जान गए उस फॉर्म को तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है और 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। देखो
यहाँ 1/cos² x बचा और यहाँ 1/sin² बचा। sec² x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों tan x और cosec² x का इंटीग्रेशन होता है -cot x और प्लस c। इसका मतलब क्या आ गया tan x -cot x प्लस c। कौन सा ऑप्शन सही है? tan x -cot x प्लस c, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर हो गया बच्चों बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 अगेन इंटीग्रेशन है बच्चों। देखो ये तो आसान है भैया, ऊपर वाला ही जैसा दे दिया हम लोग को, यहाँ ऊपर 1 की जगह ये लिखना पड़ा, लेकिन इसमें लिखना ही नहीं है, यहाँ दिया हुआ है sin² x -cos² x और नीचे में देखो sin² x इंटू cos² x। लो बना के दे दिया यहाँ तक। अब इसको सेपरेट कर लो और जब सेपरेट करोगे तो sin² कटेगा तो 1/cos² x बचेगा जैसे ऊपर किया था, और इतना बटे इतना लिखोगे तो cos² कटेगा और 1/sin² x बचेगा। क्या होगा बच्चों 1/cos² x sec² x माइनस 1/sin² x cosec² x। ठीक है, बराबर sec² x का इंटीग्रेशन tan x और cosec² x का इंटीग्रेशन -cot x, तो माइनस माइनस प्लस cot x और प्लस c। देखिए कौन सा ऑप्शन है? tan x प्लस cot x प्लस c, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 23, ये भी इंटीग्रेशन का है। हाँ, dx बटे x² प्लस 2x प्लस 2। बताओ बच्चों, जब नीचे क्वाड्रेटिक होता है तो इसको होल स्क्वायर में बदलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। देखो तोड़ो इसको, x² प्लस 2x प्लस 1, तो प्लस 1 और ये प्लस 2 था ना, प्लस 2, तो प्लस 1 इसमें आ गया तो एक बचेगा। अब ये बच्चों देखो ये tan इनवर्स x का है फॉर्मूला, तो tan इनवर्स 1 प्लस ये फॉर्मूला जानते हैं ना, dx बटे 1 प्लस x² क्या होता है? tan इनवर्स x होता है। तो यहाँ देखो ये 1 प्लस x² दिख रहा है, आप चाहो तो इसके जगह t मान लो, t सब्स्टिट्यूट कर लो, वही आएगा। तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा? x प्लस 1 और प्लस का क्या हो गया c। ऑप्शन नंबर कौन सा है? देखें कहाँ गया। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन में है? बी में है बच्चों। तो ये आसान सा इंटीग्रेशन दिया है, एकदम बेसिक इंटीग्रेशन। ठीक है, जहां पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे तरीके से कर लेते हो, ये सब क्वेश्चन एकदम आराम से हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, लो भाई, x dx बटे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ये गिवन है। तो नीचे फैक्टराइज के फॉर्म में तो पार्शियल फ्रैक्शन कर लो। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं बच्चों? x बटे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है, इसको a बटे एक्स माइनस 1 लिखा होगा और इसको b बटे एक्स माइनस 2 इस तरह लिख सकते हैं इसको। जब तुम एलसीएम लोगे तो x बराबर, इधर एलसीएम लेगा ना, तो क्या आ जाएगा? a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, ये आया। अब एक काम करो, आपको a और b निकालना होता है पता है, तो आप एक बार x बराबर 2 पुट कर दो यहाँ पर, तो राइट हैंड में 2 हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। देखो 2 माइनस 2 0 प्लस x की जगह 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ये b। लो भैया b का वैल्यू 2 आ गया। अगर x बराबर 1 पुट कर दे तो कहोगे सर 1 और 2 काहे पुट कर रहे हो? अरे भैया 2 पुट करेंगे तो देखो ये वाला पूरा का पूरा 0 ना हो गया, तो डायरेक्ट b मिल जाएगा तुमको। और x बराबर अगर 1 पुट कर लिया तो ये वाला डायरेक्ट ना 0 हो जाएगा, तो और ये 0 नहीं होगा तो यहाँ से ये निकल जाएगा। देख लो x के जगह 1 राइट लेफ्ट साइड में, यहाँ 1 रखोगे तो 1 माइनस 2 माइनस आएगा, माइनस 1 आएगा तो माइनस a, और ये 1 माइनस 1 0 हो गया। लो भैया a का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 1। यानी अब ये जो फंक्शन है इसको जो है आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो a के जगह माइनस 1, मतलब माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1 प्लस b का वैल्यू कितना आया? 2, यानी 2 बटे एक्स माइनस 2। ठीक, तो ये जो आपका इंटीग्रेशन हो गया बच्चों, ये किस में चेंज हो गया? -1 बटे एक्स माइनस 1
+2/x-2 dx। अब बोलो बच्चों, देखो ये माइनस कॉमन, 1/x-1 का log x-1 होता है, +2 कॉमन आया और 1/x-2 का क्या होगा, log x-2 होगा और प्लस c। अरे बालक लोग, ये नहीं मालूम है कि इंटीग्रेशन जो होगा dx/ax + b, जब ये वाला लीनियर रहे तो डायरेक्ट क्या होता है, लॉग होता है, और लॉग के गोद में जो लीनियर फंक्शन है वो चला जाता है 1/लीनियर लॉग। लेकिन यहाँ x में ये से मल्टीप्लाई बाबू तो ये से डिवाइड भी होता है, ये चीज़ पता है ना, तो उसी से तो करा। अब देखो ऑप्शन हम लोग एक बार देख लेते हैं, कितना नंबर है, 24 का ऑप्शन ऐसे दिया है। लो वैसे इसको मोड में लिखा जाता है, इसको मोड में हम लोग लिखते हैं, मोड होता है यहाँ मोड, ताकि ये नेगेटिव वैल्यू लॉग के अंदर नहीं ना आता है, तो इसलिए मोड में लिखेंगे, ठीक है। अब बालक एक बात बताओ यार, ये माइनस लॉग x-1 का मोड, ये 2 जो है ये पावर में चला जाएगा ना, इसको ऐसे लिख सकते, लॉग का प्रॉपर्टी जानता है ना बाबू ये। अब ये देखो लॉग a माइनस लॉग b है, तो क्या लिखते हैं, लॉग a/b यानी x-2 का होल स्क्वायर बटे x-1 ये और प्लस c। इसी टाइप का आंसर दिया है बाबू, और कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, बी ऑप्शन सही है, log x-2 का होल स्क्वायर बटे x-1, इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलो तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी डाल दिया, सिंपल वाला है ना, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, पार्शियल फ्रैक्शन से भी ऑब्जेक्टिव वाला दे सकता है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1.5 घंटे में सॉल्व करना है, ज़्यादा टाइम नहीं है। 24 हो गया बच्चों। 25 डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, 1 से √3 दिया है, आसान सा क्वेश्चन है, dx/1 + x² दिया है बच्चों। तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन होता है tan 1x, लिमिट 1 से लेकर के √3, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं x के जगह पर, अपर लिमिट माइनस tan 1 √3 माइनस tan 1 हुआ, tan 1 √3 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों π/3 और माइनस π/4, एलसीएम 12 हो गया, 4π - 3π, π/12 आ गया आंसर। चलो देखें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, π/12 ऑप्शन नंबर डी बच्चों मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा इंटीग्रेशन हो गया। लो 25 तक हम लोग पहुंच गए हैं, अब 26, ज़्यादा नहीं क्वेश्चन बचा है, तुरंत हो जाएगा। 26 है बच्चों 2x², 2dy/dx², ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, -3 dy/dx + y = 0। क्या पूछा, क्या है, ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है बच्चों, ये वाला, तो इसका ऑर्डर क्या है 2, तो ऑर्डर 2 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना, ये का ऑप्शन सही। चलो 27 नंबर, चले कहाँ है 27 भैया, इधर है। एक अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, देखो एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन, ऑर्डर और डिग्री पढ़ा है ना, एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन, पहले एक्सरसाइज में है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री पता करना। सोचो कितना आसान तुम लोग को दिया है यहाँ से, और सब्जेक्टिव वाला में देगा बड़का सॉल्व करना है, ये भी ध्यान में रखोगे। पूछ रहा है ना इसका डिग्री, तो बच्चों आप लोग को पता है डिग्री सभी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइन नहीं होता है। देखो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर, लेकिन जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट फ्री रहेगा किससे, रेडिकल साइन से, जैसे साइन से फ्री हो, कॉस से फ्री हो, यानी पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन, तब उसका डिग्री डिफाइन होता है। या तो पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ये बच्चों पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, यहाँ गड़बड़ है, ये जो डेरिवेटिव है ना वो साइन के गोद में चला गया। जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट रहेगा ना वो दूसरे फंक्शन के गोद में नहीं रहना चाहिए, खास करके रेडिकल फंक्शन जैसे साइन, कॉस, टेन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल के गोद में नहीं होना चाहिए। अगर हटा सकते हो तो हटा लो, लेकिन हटेगा नहीं, क्योंकि जब इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, फिर हम साइन को उधर ले जाना चाहेंगे तो अब साइन इनवर्स के गोद में ये लोग आ जाएगा, मतलब ये गोद छूटेगा नहीं। अभी साइन इसको गोद में लिया, अब इसको ले लेगा, तो यहाँ पर इसका डिग्री जो है ना डिफाइन नहीं है। जो बच्चे ने क्लास किया होगा उसको पता होगा, चाहे कहीं भी पढ़ा हो, डिग्री इज नॉट डिफाइंड।
नॉट डिफाइंड, तो क्या नॉट डिफाइंड ऑप्शन में कहीं लिखा है क्या? ओ कहाँ गया, हाँ लिखा है डी ऑप्शन में नॉट डिफाइंड लिखा है। ठीक है, तो अब कितना अच्छा है, देखो एनसीईआरटी का तुम्हें ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन रटना नहीं है, आपको ये एनालाइज करना है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है वो कौन सा टॉपिक से बना है उस चैप्टर का। ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना और भी क्वेश्चन सॉल्व करके। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री मैं बता दिया, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1। हाँ 28 सॉल्यूशन पूछ रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई एक्स। एकदम इसका सॉल्यूशन वेरिएबल सेपरेबल से निकल जाएगा। dy बराबर ई एक्स इंटू डी एक्स लिखो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दोगे, y इंटीग्रेट कर दो, dy का y e पे पावर x का e पे पावर x प्लस सी होता है। देखो कौन सा ऑप्शन है 28 नंबर में, y इक्वल टू ई पे पावर x प्लस सी, पहला ही ऑप्शन आपका सही नजर आ रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 वेक्टर का क्वेश्चन आ गया। तो क्या हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 को क्वेश्चन दिया, और 3 को क्वेश्चन दिया, उसमें तो एक पहले एक्सरसाइज का ऑर्डर और डिग्री का था, दूसरा वेरिएबल सेपरेबल का। किसका सॉल्यूशन, किसका है, वेरिएबल सेपरेबल का। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल का। चलो बच्चों 29 वेक्टर का क्वेश्चन है, बोला है कि एक वेक्टर ये दिया है 2i प्लस जे माइनस के, ये वेक्टर ये दिया है, और वेक्टर बी है i प्लस 3j माइनस 4k। पूछा है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, यानी बाबू आपसे पूछा है मॉड ए प्लस बी, समझा, मॉड ए प्लस बी पूछा है। तो सबसे पहले इन दोनों वेक्टर को तो जोड़ो। अब जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, आई वाले को आई के साथ जोड़ो, तो 2i प्लस आई 3i हुआ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना जल्दी जोड़ सकते हो। 3j प्लस जे प्लस 3j 4j, और देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस 5k, माइनस 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 में जुड़ेगा, और इसका जब मोड लोगे तो वो मैग्नीट्यूड देगा। तो मोड क्या होता है, वेक्टर का मोड क्या होता है, आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। बाबू बोलो कितना हुआ, 9 16 25, 16 और 9 25, 50 हो गया। 50 क्या निकलेगा, 5 गुने √2, 5√2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये। इसका भी आंसर कौन सा होगा, ये नंबर होगा बच्चों। ठीक है, चलें 29 हो गया, अब 30 चलें। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30 लो प्रोजेक्शन का है। 30 नंबर में बोला है कि एक वेक्टर ये है, मान लीजिए इसको ये मान लो, एक वेक्टर को i प्लस 3j प्लस k, और दूसरे वेक्टर को b मान लो 2i माइनस 3j प्लस 6k। क्या पूछा जानते हो, 2i माइनस 3j प्लस 6k पूछा है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ये ऑन वेक्टर b क्या होगा। तो तुम लोग को पता है a डॉट b बटे मैग्नीट्यूड ऑफ b, यही तो होता है प्रोजेक्शन। वेक्टर a का प्रोजेक्शन वेक्टर b पे क्या होता है, a डॉट b, और जिस पे प्रोजेक्शन है उसका मॉड नीचे से डिवाइड। तो पहले तुम क्या करो, a डॉट b निकालो। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i का i के साथ डॉट होता है बच्चों, तो 2 आ गया, और यहाँ देखो 3 गुने माइनस 3 माइनस 9, और 6 गुने 1 प्लस 6। i डॉट i 1 हो जाता है, और i का दूसरे के साथ करते तो वो 0 हो जाता है। तो 6 2 8 और एक माइनस 1 आ गया, डॉट प्रोडक्ट माइनस 1 आया। अब मॉड ऑफ b निकाल लो, मॉड ऑफ b क्या होगा, 2 स्क्वायर मॉड ऑफ b, i का कोफिशिएंट 2 है, j का कोफिशिएंट माइनस 3 और k का कोफिशिएंट 6, तो 6 स्क्वायर हुआ। तो कितना हो गया बच्चों, 2 दूना 4 प्लस 9 प्लस 36, तो ये 49 आ गया, और इसका 7 आ गया। तो a डॉट b आया -1, और मोड ऑफ b कितना हो गया 7। तो -1/7 किस में है, देखो -1 बटे, देखो भैया 1/7 भी गिवन है, 1/7 मत लगाना, -1/7 होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 ये भी वेक्टर से है बच्चों, ये भी क्वेश्चन वेक्टर से, इसको मिटा देता हूं। देखो वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट से क्वेश्चन दे रहा है,
ऑब्जेक्टिव में डॉट प्रोडक्ट से 31 मॉड ए दिया है बच्चों 3 के बराबर, मॉड बी दिया है बच्चों 4 के बराबर, और मॉड ए प्लस बी दिया है बच्चों 5 के बराबर। पूछ रहा है मॉड ए माइनस बी क्या होगा, लो ठीक है। चलो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है मॉड ए प्लस बी और मॉड ए माइनस बी में तो निकाल सकते हो, और नहीं याद है तो आप एक काम करो, तुम लोग को पता है मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। तो मॉड ए प्लस बी 5 दिया है तो इधर 25 हो गया, मॉड ए मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, मॉड बी मतलब 4 के जगह मॉड बी 4 स्क्वायर 16 हो गया ना, 4 का 16 प्लस 2a डॉट बी। तो कितना हो गया बच्चों 25 प्लस ए 25 बराबर 16 9 25 होगा, और प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। 25 25 कटा मतलब ए डॉट बी जो आ गया ना बच्चों वो 0 आ गया आपका। तो अब क्या करना है मोड ए माइनस मोड बी का मोड ए माइनस मोड बी निकालना है, तो इसका स्क्वायर लेके चलो। तो क्या होगा मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 2 इंटू ए डॉट बी, ये होता है फॉर्मूला। मोड ए का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस मोड बी है 4 का स्क्वायर, और ए डॉट बी हमारा 0 आया, देखो ये 0 आया है। तो ये 9 प्लस 16 तो 25 हुआ। अब ए माइनस बी का मोड यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चला जाएगा, तो रूट 25 यानी 5 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में 5? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में है 5, ठीक है। तो ध्यान में रखना ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। चलें आगे। तो कितना नंबर तो हो गया बच्चों 31। 32 बोला क्या है सुनो, 32 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है बच्चों कि ए क्रॉस बी 0 है, अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, और ए डॉट बी भी 0 है। लो अरे यार ए डॉट बी 0 है तो तुम लोग जानता है कि या तो ये परपेंडिकुलर हो सकता है, और क्या कर सकते हैं कि ये 0 हो जाए और बी 0 हो जाए, ये कंडीशन हो सकता है। ए क्रॉस बी अगर 0 है बच्चों तो वेक्टर ये जो है पैरेलल हो सकता है वेक्टर बी का, या तो ये 0 हो जाए और बी 0 हो जाए। तो दोनों में क्या मैच कर रहा है, ऐसा हो सकता है क्या दो वेक्टर परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो? ऐसा तो नहीं हो सकता है, मतलब पैरेलल और परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता है, मतलब ये ऑप्शन बी ऑप्शन गलत। तो कौन सा सही होगा? हाँ मैं ऑप्शन लिख के दिखा दे रहा हूँ, देखो ये वेक्टर बी बहुत अच्छा है, इसमें आप लोग कंफ्यूज कर सकते हो। ऑप्शन सी और डी ना एकदम बढ़िया से दिया है, मजेदार वाला। देखो ये तो बच्चा लोगों ने हटा लिया, ये भी हट गया क्योंकि यहां से पैरेलल हो रहा है। अगर कोई इसी को सॉल्व करके लगाएगा तो इसको टिक लगा देगा, केवल इसी को देख के लगाएगा तो इसको टिक लगा देगा। लेकिन मैंने क्या लिखा है, या तो ये पैरेलल हो बी के तब 0 हो जाएगा, या तो इनमें से कोई भी एक वेक्टर 0 हो जाए तो नहीं 0 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन मत लगा देना, यहाँ एंड लिखा है। एंड का मतलब होता है जब ये दोनों वेक्टर 0 होगा तभी ये 0 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर इनमें से कोई भी एक 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो ये 32 था। चलो बच्चों वेक्टर से कितना क्वेश्चन, 1 2 3 4 क्वेश्चन आ चुका है वेक्टर से। एक और आया वेक्टर इन 3D से, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। लो डायरेक्शन कोसाइन निकालने दे दिया है। वेक्टर इन 3D से भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ज्यादा बना रहा है कि नहीं। 33 नंबर क्वेश्चन देखो, बोला है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, कौन सा लाइन, 1 -1 1 एंड -1 1 और 1। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लो। जानते हो ना डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो x2 - x1
दो पॉइंट को ज्वाइनिंग करने वाला y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ऐसे ना डायरेक्शन रेशियो निकलता है। तो -1 में से 1 माइनस करोगे -2 आएगा, 1 में से -1 करोगे, 1 में से -1 को घटाओगे +2 आएगा, 1 में से 1 घटाओगे 0 आएगा। तो बच्चों ये डायरेक्शन रेशियो हो गया, यानी a का वैल्यू आपका -2, डायरेक्शन रेशियो को a b c से दिखाते हैं। b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू कितना 0। तो आप क्या करोगे, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लो, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन आपसे पूछा है। तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4 + 4 8, मतलब 2√2 आया। तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है क्या होता है बच्चों। देखो ऑप्शन तो यहीं से टिक लगा सकते थे। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है कि a बटे प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कोमा प्लस माइनस b बटे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस c बटे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, देखो बच्चों a का वैल्यू आपका कितना है, a का वैल्यू -2 है, तो -2 बटे 2√2, b का वैल्यू कितना है बच्चों 2, b का वैल्यू 2 है तो 2 बटे 2√2 और c का वैल्यू 0 है तो 0 बटे कुछ भी लिखोगे 2√2 वो 0 होगा। तो यहाँ से देखो बच्चों प्लस माइनस, अगर प्लस इंटू माइनस करें तो माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 बटे, अच्छा 2 कट जाएगा 1/√2, फिर क्या होगा 2 कटेगा प्लस माइनस 1/√2 और 0। यानी इसका डायरेक्शन कोसाइन ये हो सकता है, क्या क्या हो सकता है -1/√2 प्लस 1/√2 और 0, या तो ये हो सकता है 1/√2 -1/√2 और 0। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33, हाँ 1/√2 -1/√2 0, सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ये वाला। इसलिए मैं प्लस माइनस लिखा, अगर तुम केवल प्लस से वाला लिख चलता ना तो ये वाला आंसर है, और ये वाला आंसर आपको ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर नन ऑफ दीज लगा सकते थे। तो अगर मान लो तुम प्लस में सॉल्व किया तो अगर उसको माइनस से गुना कर दिया तो वो भी सही हो जाएगा, वो भी आंसर सही होगा, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूला इस तरह पढ़ रखा है। ठीक है बच्चों, चलो ये 33 क्वेश्चन हो गया, 33 नंबर। आगे बढ़ें, 34 नंबर क्वेश्चन लो। 34 नंबर क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, लो y एक्सिस का इक्वेशन यानी 3D में पूछा है r, तो क्या होगा z बराबर 0 x बराबर 0। लो y एक्सिस का इक्वेशन z बराबर 0 x बराबर 0, कौन सा ऑप्शन में x बराबर 0 z बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 35 नंबर क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। लो एक प्लेन है, एक प्लेन है 6z + 14 बराबर 0, बोल रहा है इस प्लेन का दूरी ओरिजिन से। तो तुम लोग पढ़ा है ना भैया, ये प्लेन है, ये प्लेन का इक्वेशन क्या है, ax + by + cz + d बराबर 0 पढ़ा है। और ये कोई पॉइंट P है x1 y1 z1, तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, ये d। तो d बराबर तुम लोग फॉर्मूला पढ़ा है कि इसको यहाँ सेटिस्फाई करा दो, यानी ax1 x के जगह x1 रख दो, by1 + cz1 + d और बटे में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है जिसका मोड। तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से पूछा है, ओरिजिन मतलब 0, ओरिजिन का मतलब क्या हुआ 0 0 0, यहाँ से पूछा है। तो क्या होगा डिस्टेंस बच्चों, देखो x के जगह 0 रखोगे 0, y के जगह 0 रखोगे 0, फिर 0 और +14 और बटे रूट अंडर 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ऊपर आया 14, नीचे क्या आएगा 9 + 2 दूना 4, 3 तिया 9 और +36 यानी 14 बटे 49 यानी 2 आ जाएगा सॉल्व करके। 2 डिस्टेंस किस में दिया है, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर 2, ऑप्शन नंबर ए में है 2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ए नंबर। तो ये 35 हो गया। आप देखो 36
से लेकर के 40 तक, मतलब 5 क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से दिया हुआ है। 5 क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से दिया हुआ है। चलो देखें 5 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या गिवन है बच्चों? देखो PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B बराबर दिया है PA। चूज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद ऑप्शन बोला है चूज करो। जैसे ऑप्शन ये है P प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A इक्वल टू 1, ऑप्शन B है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इक्वल टू 1, ऑप्शन C है प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A इक्वल टू 0, ऑप्शन D है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इक्वल टू 0। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो PA कट गया जो गिवन था, तो यहाँ से क्या मिला, PA इंटरसेक्शन B बराबर PB मिल गया, ठीक है। PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या मिल गया, PB। अब बच्चों आपको पता है PB बाई A होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A बटे PA। तो अगर PA इंटरसेक्शन B के जगह हम PB रखेंगे तो PB बटे PA आया, यानी 1 नहीं आया, मतलब ये गलत हो गया। PA बाई B क्या होगा, PA इंटरसेक्शन B बटे PB, और PA इंटरसेक्शन B के जगह PB रखोगे तो PB बटे PB आया, ये कटा तो ये 1 आ गया, मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर B सही है। 37 PA बराबर 0.4 है, PB प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है 0.8 है, और बच्चों क्या गिवन है PB बाई A गिवन है 0.6। तो आपसे पूछ रहा है PA बाई B क्या होगा। लो अगेन वही फॉर्मूला लगाना है। तुम लोग को मालूम है कि PB बाई A जो होता है PA इंटरसेक्शन B बटे PA होगा, और देखो PB बाई A दिया है 0.6 बराबर PA इंटरसेक्शन B कहाँ है, नहीं है, मतलब ये निकाल लेना पड़ेगा पहले PA इंटरसेक्शन B, और बटे PA कितना दिया 0.4। तो बच्चों अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो PA इंटरसेक्शन B को तो क्या होगा, 6 चौक 24 यानी 0.24। अब बताओ PA इंटरसेक्शन B को क्या लिख सकते हैं, यानी देखो ये पूछा ना PA बाई B, तो PA बाई B को क्या लिख सकते हो, PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PB। ये फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। PA इंटरसेक्शन B 0.24 आया और PB दिया है 0.8, तो इसको डिवाइड करोगे तो 0.3 आ जाएगा। 0.3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले आगे, मात्र में अब 3 क्वेश्चन बचा है जो प्रोबेबिलिटी का है, वो भी आसान है, ठीक है, बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी से एकदम आसान क्वेश्चन दिया है जिसको आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। 38 नंबर क्वेश्चन। लो भाई 38 में बोला है कि एक डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स, एक डाइस को 6 बार फेंका जाता है। गेटिंग एन इवन नंबर इज सक्सेस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस, 5 सक्सेस का जानते हो कौन सा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है ये, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो n का वैल्यू, जैसे डैश को बोला 6 बार फेंक रहे हैं तो n का वैल्यू 6 हो गया। फिर बोला क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर इज सक्सेस, गेटिंग एन इवन नंबर इज सक्सेस, तो इसको हम लोग P मान लेते हैं, प्रोबेबिलिटी P मान लिया, लेट कर लो P प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर 6। तो जानते हो ना डाइस में, डाइस जो होता है एक डाइस में कौन कौन सा नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6,
तो इसमें इवेंट नंबर क्या हुआ, 1 2 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट नंबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट नंबर क्या होगा, 3 ठो इवेंट नंबर है तो 3 बटे टोटल कितना है 6, तो 1/6। और एक जानते हो फेल्यूर मानते हैं क्यू, तो क्यू क्या होता है रे 1 - p होता है, तो 1 - 1/2, ये भी 1/2 हुआ। प्रोबेबिलिटी कितना सक्सेस का पूछ रहा है, 5 सक्सेस का, मतलब r बराबर 5। और तुम लोगों ने पढ़ा है NCR इंटू p पे पावर r और इंटू q पे पावर n माइनस r। n का वैल्यू देखो 6 है तो 6 से 5, p पे पावर r मतलब 1/2 पे पावर 5 और q पे पावर n माइनस r मतलब 6 - 5 1, 6 से 5 6 होता है, सॉल्व करने आता है आपको, ये 6 होता है। 1/2 पे पावर 5 यानी 1/2 पे पावर 6, 5 और 1 6, तो 6 बटे 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 6 कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 64 होता है। 64 काटो, 2 से कटेगा 3 और यहाँ कितना 32, 3 बटे 32 आंसर, 3 बटे 32 आंसर किस में है ये, 3 बटे 32, ऑप्शन नंबर ए हो गया बच्चों सही। ठीक है, 38 हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन, या चांस ऑफ गेटिंग डबलेट विथ 2 डाइस लो, या चांस ऑफ गेटिंग डबलेट विथ 2 डाइस। अरे तुम लोग को पता है ना कि जो इवेंट होता है, मान लो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट अगर 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो इस तरह 1 1 1 2 इस तरह लिखते हो ना भाई, 1 6 फिर 2 1 2 2 से लेकर के 2 6 और इसी तरह चलते रहता है, 6 1 से लेकर के 6 6 तक जाता है ना। तो डबलेट का मतलब डबल वाला नंबर कितना बार आएगा, 6 बार। तो डबल वाला नंबर 6 बार आएगा, मतलब एनी का वैल्यू हो गया 6 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं। तो जब 2 डाइस थ्रो करते हैं सैंपल स्पेस तो कितना हो जाएगा 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों, एनी बटे एन, सिंपल सा है ये, 6 बटे 36। 10th वाला क्वेश्चन है, 1 बटे 6 आंसर। कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सॉल्व, 14 नंबर, 40 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखो। पी ए बराबर दिया है 1/3, पी बी बराबर दिया है 1/4 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिया है 1/5। पूछा है पी ए बाई बी, अगेन वही फार्मूला का, एक फार्मूला से देखो क्वेश्चन, इसका वैल्यू पूछा है, कितना आसान है। पी ए बाई बी बराबर क्या लिखते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे, और यहाँ बी है नीचे तो पी बी नीचे जो रहा वही से डिवाइड। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/5 और पी बी कितना है 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 4/5। 4/5 ऑप्शन कितना नंबर, डी नंबर। ओके बच्चों, तो ये रहा आपका मैथ्स का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है 12th का, सैंपल पेपर जो झारखंड ने जारी किया उसका सॉल्यूशन, सॉरी ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।